खूबसूरती के लिए गर्दन लंबी करना, मर्दानगी साबित करने के लिए जहरीली चींटियों से खुद को डसवाना, या फिर किसी अपने की याद में अपनी ही उंगलियां काट देना। नहीं नहीं, ये कोई पुराने वक्तों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो रिवायात हैं जो आज भी इसी दुनिया में जिंदा हैं। आए, आज हम एक ऐसा सफर पर चलते हैं जो दिखाएगा कि इंसानी सकाफत कितनी ज्यादा मुतनव्वे और हैरत अंगेज हो सकती है। सोचे जरा, वो कौन सी रस्में हैं जो हमारी जिंदगी को एक शक्ल देती हैं। खूबसूरती का असल मतलब क्या है? एक बच्चा कब बड़ा यानी बालिग माना जाता है, और जब कोई प्यारा चला जाता है तो हम उस गम से कैसे निमटते हैं? दुनिया भर की सकाफतों ने इन्हीं सवालों के कुछ ऐसे जवाबात ढूंढे हैं जो हमें शायद बहुत अजीब लगें, लेकिन उनके पीछे बहुत गहरे मायने छुपे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन सकाफतों की जहां इंसानी जिस्म खुद एक कैनवस की तरह है। यहाँ खूबसूरती और शनाख्त को जिस्म पर ही नक्श किया जाता है, और वो भी ऐसे तरीकों से जो शायद हमारी सोच से बिल्कुल ही अलग हों। चलें अफ्रीका की इथियोपियन वादी में, जहां मर्सी, चाई और कुछ दूसरे कबीलों की खवातीन एक बहुत ही मुनफरिद रिवायत पर अमल करती हैं। वो अपने निचले होंठों में मिट्टी या लकड़ी से बनी बड़ी बड़ी प्लेटें पहनती हैं, और यही उनकी खूबसूरती और उनके रुतबे की निशानी है। अब ये हमें देखने में शायद बहुत अजीब लगे, है ना? लेकिन इस कबीले के लिए ये कोई आम जेवर नहीं, बल्कि ये एक औरत के बालिग होने की एक बहुत ताकतवर अलामत है। ये सफ़र तब शुरू होता है जब लड़की 15 या 16 साल की होती है। उसके होंठ में एक छोटा सा सुराख किया जाता है, और फिर वक्त के साथ साथ उसमें आहिस्ता आहिस्ता बड़ी से बड़ी प्लेटें डाली जाती हैं। अच्छा, अफ्रीका से अब हम चलते हैं सीधा मशरकी बर्मा की तरफ। यहाँ क्यान कबीले की खवातीन हैं जिनके लिए लंबी गर्दन ही खूबसूरती का सबसे बड़ा मयार है, और इस मयार को पाने के लिए वो पीतल के भारी छल्ले पहनती हैं। क्यान सकाफत में तो लंबी गर्दन ही खूबसूरती की इंतहा है, और ये अमल बहुत छोटी उम्र में, तकरीबन 5 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये छल्ले गर्दन को खींचकर लंबा नहीं करते, बल्कि इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि वो कंधों और पसलियों को नीचे की तरफ दबा देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि गर्दन लंबी हो गई है। और ये कोई हल्के फुल्के जेवर नहीं है, इन छल्लों का वजन 10 किलोग्राम तक भी जा सकता है। जिस्मानी खूबसूरती से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन इम्तिहानों की जो बचपन और जवानी के बीच एक लकीर खींचते हैं। ये सिर्फ जश्न मनाने की रसूमात नहीं, बल्कि हिम्मत, दर्द और बर्दाश्त के वो कड़े इम्तिहान हैं जो किसी भी फर्द को मुआशरे में उसका असल मकाम दिलाते हैं। पापुआ न्यू गिनी में कांगारा कबीले के लिए एक लड़के का मर्द बनना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए उसे एक इंतहाई तकलीफदा अमल से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसकी जिल्द पर मगरमच्छ की तरह के निशान बनाए जाते हैं। इस कबीले का यकीन है कि इंसानों का वजूद मगरमच्छों से हुआ है, इसीलिए मर्दानगी की अलामत के तौर पर जवान लड़कों के जिस्म पर सैकड़ों गहरे जख्म लगाए जाते हैं, जो जब ठीक होते हैं तो बिल्कुल मगरमच्छ की खाल जैसे लगते हैं। ये उनकी हिम्मत और अपनी सकाफत से जुड़े रहने का सबूत है, और ये कोई एक दिन का काम नहीं, इस पूरे अमल में महीनों, जी हाँ महीनों लग जाते हैं। अगर आपको लगता था कि पिछली रस्म तकलीफ दे थी, तो जरा रुकिए। दुनिया की सबसे दर्दनाक रस्म का जवाब शायद ब्राजील के अमेज़न जंगलात में सातेरे मावे कबीले के पास है। उनकी बुलूगत की रस्म का शुमार दुनिया की तकलीफदा तरीन रसूमात में होता है। इस रस्म को समझने के लिए पहले ये जान लें कि ये बुलेटेंट है क्या। इसका नाम ही बुलेटेंट क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि इसका डंक इतना शदीद, इतना तेज होता है कि दर्द बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे गोली लगी हो। तो एक हकीकी मर्द कहलाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला कदम, अपने हाथ जिंदा बुलेट एंड से बुने हुए दस्तानों में डालो। दूसरा कदम, उन हाथों को पूरे 10 मिनट तक अंदर ही रखो। तीसरा कदम, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, जिस्म का आर्जी तौर पर मफलूज हो जाना और कई दिन तक चलने वाली अजियत को सहो। और चौथा और सबसे मुश्किल कदम, इस पूरे अमल को अपनी जिंदगी में एक बार नहीं 20 बार दोहराना है। जिंदगी के इस सफर का आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव है मौत। अब हम देखेंगे कि दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतें इस एक सच्चाई यानी किसी अपने को खो देने के गम से कैसे निमटती हैं। इंडोनेशिया के दानी कबीले में गम का इजहार सिर्फ आंसू बहाकर नहीं किया जाता। वो अकी पालन नामी एक रस्म अदा करते हैं, जिसमें कोई खातून अपने किसी बहुत करीबी रिश्तेदार की मौत पर अपनी उंगली का एक हिस्सा काट देती है। इसके पीछे की सोच ये है कि किसी अजीज को खोने का दर्द इतना शदीद होता है कि उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये उस नाकाबिले बयान दर्द का एक जिस्मानी इजहार है।
जब भी खानदान में किसी की मौत होती है तो उससे सबसे करीबी ताल्लुक रखने वाली खवातीन अपनी उंगली का एक हिस्सा काटकर उस दर्द को महसूस करती हैं। जहां एक तरफ दानी कबीला जिस्मानी तकलीफ से गम जाहिर करता है, वहीं अमेज़न के जंगलात में यानोमामी कबीले का तरीका बिल्कुल ही अलग है। वो अपने प्यारों की रूह को हमेशा अपने साथ रखने का एक मुनफरिद रास्ता अपनाते हैं। यानोमामी का अकीदा बहुत गहरा है। वो मानते हैं कि मौत के बाद रूह को भटकने नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे कबीले का ही हिस्सा बनकर रहना चाहिए। इसके लिए वो अपने मरने वालों की लाश चलाते हैं और फिर उसकी राख और पिसी हुई हड्डियों को केले से बने एक सूप में मिलाकर सब मिलकर खाते हैं। इस तरह उनके मुताबिक वो शख्स, उसकी रूह, हमेशा के लिए उनके साथ, उनके वजूद का हिस्सा बनकर जिंदा रहती है। और हमारी आखिरी मिसाल शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इंडोनेशिया के तोराजा कबीले के लिए मौत जुदाई का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने प्यारों के साथ ताल्लुक को एक नए तरीके से निभाने का नाम है। तोराजा लोगों के लिए कोई शख्स तब तक मुर्दा नहीं समझा जाता जब तक उसके जनाजे पर एक भैंस कुर्बान न कर दी जाए, और इसमें हफ्ते, महीने या कई साल भी लग सकते हैं। तब तक क्या होता है, मैयत के जिस्म को एक ख़ास तरीके से महफूज करके घर में ही रखा जाता है और उसे ख़ानदान का एक बीमार फ़र्द समझा जाता है। उसे रोज़ाना खाना दिया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं और यहाँ तक कि सिगरेट भी पेश की जाती है। तो देखें, 3 बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके, उंगली काटना, राख खाना और मुर्दों के साथ रहना। लेकिन इन सब की जड़ एक ही है, मौत की हकीकत को समझना और इस आलमगीर तजर्बे से निमटना। दानी कबीले के लिए ये दर्द का जिस्मानी इजहार है, यानोमामी के लिए रूह को बचाना और तुराजा के लिए रूह की मौजूदगी का एतराफ़। तो क्या हम उन्हें सिर्फ अजीब या पिस्मानदा कहकर रद्द कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अजीब नहीं है, ये इंसानी हल हैं उन सवालों के जो हम सब पूछते हैं। एक दूसरे से जुड़ने की ख्वाहिश, जिंदगी के अहम पड़ाव को कोई नाम देना और मौत जैसे गहरे गम को कोई माने देना। और ये सब देखकर एक आखिरी सवाल ज़हन में आता है। आज हम जिन चीज़ों को, जिन रस्मों को बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, क्या पता 500 साल बाद आने वाले लोग हमारी उन्हीं रिवायात को देखकर वैसे ही हैरान हों जैसे आज हम इन कबीलों को देखकर हो रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?